हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात भी हम कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है टाइम की प्रायोरिटी, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम हमें कितना आगे हमको मौका देता है कि हम कहाँ तक न्यूमेरिकल कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज स्टार्ट जरूर करेंगे और देखेंगे हम कितने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर पाए। हाँ, मेरा ये प्रॉमिस रहेगा कि जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट अवेटेड क्लास थी हमारी न्यूमेरिकल्स की। और मैं जानता हूँ कि जब हम क्लास 11th या 12th में होते हैं फिजिक्स में, तो जो हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम चैलेंजिंग पार्ट बोल सकते हैं, वो न्यूमेरिकल होता है हमेशा। लेकिन बिलीव मी, जितनी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं, अगर आप उसको ढंग से करते चले आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखो होना लाजमी है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस से खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी सीक्वेंस में आज हम शुरू करेंगे। और जो हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं उनके लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने बोर्ड पे यहाँ लिख दिए हैं, सो दैट यू कैन रिकॉल देम आल्सो। V is equal to kq upon r, electric potential due to single point charge, then E is equal to minus dV upon dr, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। एंड देन U is equal to k q1 q2 upon r, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस वहां पे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस के अंदर बेटा हम फर्स्ट न्यूमेरिकल चालू करते हैं आज। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं आपके लिए, और उस न्यूमेरिकल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको लिख लेना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं आप चुपचाप खाली बैठे, नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप ये करिए कि आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं जो न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, ठीक है, उस न्यूमेरिकल से इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है मैं यहाँ लिखूंगा, और आपको जो लग रहा है वो आप लिखिए। इससे प्रैक्टिस ये होती है कि आप क्वेश्चन को ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फटाफट से आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, मैक्सिमम टेक 15 सेकंड्स। जो भी आसपास कॉपी पेज कुछ भी पड़ा हो, कोई भी पेन कोई भी पेंसिल, हैव इट यू। ठीक है बेटा, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हम आगे चीज के साथ बढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से बढ़ पाएंगे। फटाफट से जल्दी से कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, शुरू करें। चलिए, अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। एक चार्ज रखा है कहीं पे 4 × 10⁻⁷ कूलम का, और किसी P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना। ठीक है बेटा, राइट। लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। तो क्या पता लग गया, चार्ज से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया 9 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन है। अब तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर मैं क्या क्या लिख सकता हूं। इसके बेस पर मैं लिख सकता हूं कि चार्ज Q is equal to 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस R मुझे मिल गया 9 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्ज ये होगा कि 9 सेंटीमीटर को हम 9 × 10⁻⁻² मीटर लिख लें। ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट्स, वरना बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैल्यू दे रखी होती है वही सीधा पुट कर देते हैं। नहीं, आपको चेक करना है कि सेंटीमीटर में दे रखा है, क्या मिलीमीटर में दे रखा है, तो सबको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ S। सिर्फ पोटेंशियल निकालना है, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला इसका लगेगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगता है? सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो फॉर्मूला हमारे पास है V is equal to kq upon r। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। k कितना होता है? 9 × 10⁹। q चार्ज कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁷ अपॉन r कितना है? 9 × 10⁻²। तो अब सॉल्व करना बहुत आसान काम है। 9 से मैं 9 कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है तो kq/r² आ जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में kq/r आता है। जब आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिक्स करके आ सकते हैं। तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है कि जल्दीबाजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में बच्चा kq/r² लिख देता है। इसका बहुत ध्यान रखना है। r² लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल का नहीं होगा। तो बेटा 9 से 9 कैंसिल हो गया,
फिर कैसे सॉल्व करते हैं? 4 तो आपको दिख ही रहा है नंबर। एक्सपोनेंट सॉल्व करने का सीधा तरीका होता है, ऊपर 9 लिखा है, साथ में -7 था, और माइनस का 2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड देन 4 × 10 टू द पावर कितना हो गया? 11 - 7 इज व्हाट? 4। 4 × 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ये हमारे पास का आंसर निकल के आ गया, 4 × 10 पावर 4 वोल्ट। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, hence obtain the work done in bringing a charge 2 × 10 to the power -9 कूलम। एक दूसरा चार्ज है। सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं। सेकंड पार्ट में आपको एक दूसरा चार्ज मिल गया, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल लेते हैं, Q0। वो कितना दे रखा है आपको? 2 × 10 to the power -9, 2 × 10 to the power -9 कूलम। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या था? Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10 to the power -9 कूलम from infinity to a point P। तो बेसिकली क्या होता है? इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए जो चाहिए होता है, उसको उस वो जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? W = V × Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी तो वही था, V = W/Q। तो बेसिकली मुझे अगर वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना है? V × Q0 करना है। It is defined as the work done in bringing a charge from infinity to point P। तो V हमारे पास तो आ चुका था, 4 × 10 to the power 4, और अब क्या चार्ज कितना था? चार्ज ये लिखा है, 2 × 10 to the power -9। सॉल्व करोगे तो 4 2 हो गया 8, × 10 to the power 4 -9 is 10 to the power -5। इतना जूल ये वर्क डन आ गया आपके पास निकल के। W = 8 × 10 to the power -5 जूल। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हुआ। अब साथ में एक चीज और पूछी थी। अब वो क्या पूछी थी? Does the answer depend on the path along which charge is moved या along which the charge is brought? चार्ज को P पॉइंट के ऊपर, जैसे P पॉइंट, अब इस चार्ज Q0 को मैं यहां से लेके आता हूं, यहां से लेके आता हूं, यहां से लेके आता हूं, किसी भी पाथ से मैं लेके आता हूं, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आना है। अब मैं कहीं से भी उसको लेके आ रहा हूं, किसी भी रास्ते से, तो डज द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इट? तो आंसर आता है नो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि दे डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो बात वही हुई है। Q0 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से P तक लेके आ रहा हूं, अब मैं चाहे उसको ऐसे लेके आऊं, ऐसे लेके आऊं, ऐसे लेके आऊं, वर्क डन सेम ही रहेगा। तो आंसर आता है नो। No, the work done does not depend upon the path followed because it is conservative in nature। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स थे, इसलिए आपको लगा होगा कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने डिस्कस किया। क्वेश्चन सिंपल था, आई नो, लेकिन क्वेश्चन के साथ जो 3 पार्ट्स थे ना, उन 3 पार्ट्स की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया कि आप तीनों का मतलब समझ सके, यानी कि एक क्वेश्चन में हमको 3 चीजें मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है, तो बहुत इजी, लेकिन उसका कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास 27 drops of same size are charged at 220 volt each। कुछ ड्रॉपलेट दे रखी है आपको। ठीक है, और ये कितनी है कुल मिला के? 27 ड्रॉपलेट्स हैं, और सबके ऊपर वोल्टेज जो है ना वो 220 वोल्ट है। हर एक ड्रॉप का वोल्टेज 2 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। ठीक है, फुल स्टॉप। दे कोलेस, कोलेस का मतलब होता है कंबाइन होना। दे कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो छोटी सी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बनती है। कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमने कभी किया था? क्लास 11th में आपने फ्लूइड्स वाले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन किया था, जहां पे छोटी छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बन जाती थी, फिर सरफेस एनर्जी निकालने को आता था। ठीक है, तो ये बात वैसी ही है, लेकिन ऑब्वियसली क्लास 11th का कंसेप्ट नहीं चल रहा है, क्लास 12th का कंसेप्ट चल रहा है। तो दे कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप।
अब जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है। तो बहुत सीधी सी बात है, छोटी छोटी जो 27 ड्रॉपलेट्स थी ये सारी कंबाइन हुई, यानी कि ऐड हो गई सारी की सारी, और ऐड होने के बाद क्या मिला, ऐड होने के बाद आपको मिली एक ड्रॉप। उस ड्रॉप का जो पोटेंशियल V डैश होगा वो आपको निकालना है। इसमें हर ड्रॉप का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। तो जब ये सारी की सारी कंबाइन हो जाएंगी तो उसके बाद जो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक का, उसमें शुरुआत हमेशा एक ही तरीके से होती है। याद करिए क्लास 11th में जब आप सरफेस एनर्जी को सॉल्व करते थे और छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बन जाती थी, तो वहां पर आप कुछ इक्वेट करते थे। सारी की सारी छोटी ड्रॉप मिलाने के बाद जब एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो इन दोनों का क्या सेम होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि अ सिलेंडर इज रिकास्ट टू फॉर्म अ कोन, रिकास्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, रिकास्ट टू फॉर्म अ स्फीयर। तो क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं दोनों का। नंबर ऑफ पार्टिकल सारे के सारे ट्रांसफर हो गए, मास पूरा ट्रांसफर हो गया, डेंसिटी वही थी तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो हमको यही करना है कि 27 जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एक बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप is equal to वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स। ये क्लियर है बेटा? ठीक, अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो बड़ी ड्रॉप है उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं और स्मॉल ड्रॉपलेट जो है उसकी रेडियस को स्मॉल आर मान ले रहा है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 27 स्मॉल आर क्यूब। दैट मींस कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। यहां तक बात क्लियर है? कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकल गया कि क्या था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आपको क्या और दे रखा था, इसमें आपको छोटी वाले ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा था। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी हर एक ड्रॉप पे क्यू चार्ज मान लूं, स्मॉल क्यू चार्ज, तो क्या ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है उस पे अगर कैपिटल क्यू चार्ज मान लूं, तो क्या कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? इसको हम बोलते हैं चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब सारे की सारी ड्रॉपलेट जो थी वो बिल्कुल सेम चार्ज की थी। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, अगर दो ड्रॉपलेट होती तो दोनों को अगर मैं ऐड करता तो चार्ज बनता q प्लस q इज इक्वल टू 2q। अगर मैं ऐसी 10 ड्रॉपलेट्स को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 10q, वो आएगा टोटल चार्ज। अब मेरे पास कितनी है, 27 ड्रॉपलेट्स हैं। अगर 27 ड्रॉपलेट्स हैं तो टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, एक जो बिग ड्रॉप है उस पर टोटल चार्ज जो कैपिटल क्यू आएगा उसको मैं लिखूंगा 27 स्मॉल क्यू। बड़ी वाली ड्रॉप के ऊपर 27 क्यू के बराबर चार्ज आएगा। एक पे क्यू चार्ज था तो 27 पे मिलकर 27 क्यू आ गया। ये बात पता लगी? इन दोनों की हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको किया है। अक्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो कैपिटल आर इक्वल टू 3r तक तो बात समझ जाते हैं, लेकिन ये स्टेप भूल जाते हैं। ये स्टेप याद नहीं आता उनको कि हाँ चार्ज में भी तो कोई अंतर आएगा। ठीक है बेटा, राइट? अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कि V डैश कितना आएगा, यानी कि इस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा। और आपको पता है पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, KQ/R। चार्ज भी चाहिए था, रेडियस भी चाहिए थी। चार्ज का आपको आइडिया लग गया, Q इक्वल 27Q, और रेडियस का ये पता लग गया कैपिटल R इक्वल टू 3r। बस इसको वैल्यू पुट करनी और सॉल्व करनी। तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहां मैं इसको लिखता हूं। अब देखिए मैं लिखता हूं फॉर स्मॉल ड्रॉप, फॉर स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल कितना था, V इज इक्वल टू KQ/R, स्मॉल ड्रॉप के लिए था। ठीक है, फॉर बिग ड्रॉप, फॉर बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप के लिए आएगा V डैश इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं चार्ज को रखूंगा कैपिटल Q और रेडियस को रखूंगा कैपिटल R। अब मुझे यहां पर कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू पुट करनी है और वो दोनों वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। Therefore V dash is equal to K in place of capital Q 27 small q upon कैपिटल R के जगह क्या लिखोगे, 3r, 3 स्मॉल r। ओके, तो अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको।
बस अब तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो वी डैश आपके पास आ गया था 27 के स्मॉल क्यू अपॉन 3 कैपिटल क्यू, 3 स्मॉल आर, 3 स्मॉल आर, 3 से 27 से कट जाता है 9 10 में, तो 9 के क्यू अपॉन स्मॉल आर आता है। अब के क्यू अपॉन स्मॉल आर तो हमें पता है क्या है, ये देखो के क्यू अपॉन स्मॉल आर इज व्हाट, कैपिटल वी 9v, और आपको v की वैल्यू पता है क्या है। क्वेश्चन में आपको गिवन था, मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में लिखा था 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, हर एक ड्रॉप की वोल्टेज 220 वोल्ट थी। तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, हर एक ड्रॉप की वोल्टेज जो v थी उसकी जगह मैं रख दूंगा 220 वोल्ट, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1980 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बड़ा सिंपल सा इसका कंसेप्ट था, और वो सिंपल सा कंसेप्ट कैसे था, वो कंसेप्ट ऐसे था कि सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वेट किया और इक्वेट करके दोनों की रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल दिया। क्योंकि हर छोटी छोटी ड्रॉप के ऊपर चार्ज था, हर एक ड्रॉप के ऊपर अगर हमने क्यू चार्ज मान लिया और 27 ड्रॉपलेट्स थी, तो टोटल चार्ज मिलके जब एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो क्या बनेगा उसका चार्ज 27 इंटू स्मॉल क्यू, वो हमने कैपिटल क्यू लिख लिया, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 27 इंटू क्यू। फिर आपने स्मॉल ड्रॉप के लिए v का फॉर्मूला लिख दिया वोल्टेज का, फिर आपने बड़ी ड्रॉप के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला लिख दिया और उनको आपस में सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल गया। तो इसलिए हमें कैपिटल Q और कैपिटल R चाहिए था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। ये पता लग गया बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत अलग तरीके का आएगा, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, एक नया फॉर्मूला है उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। अक्सर अगर आप अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले 1-2 साल के, तो आपको उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सेम मिले, वैल्यू सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा हाँ ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जो मैं आपको अब क्वेश्चन करा रहा हूं ये है एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल का मतलब पता है क्या होता है? कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि अगर आपको उसका फॉर्मूला पता भी है ना, तो जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस तरीके से, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा कुछ इस तरीके से। एंड इफ देन वी हैव y एक्सिस हियर, यहां पर आपके पास x एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन O, और उसके बाद some points we are given, this point is C and the coordinates are -3 4, here we have point B and the coordinates are 4 4, then we have point A here and the coordinates are 4 1। ये डायग्राम था। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन देख के कुछ लोगों को टेंशन हो गई होगी कि ये क्या अजीब सा है भाई, ये अजीब सी क्या चीज है। तो पहले तो ये समझ नहीं आ रहा है बन क्या रखा है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको डायग्राम को देखना है और रिलेट करना है कि क्वेश्चन के साथ ये कैसे रिलेट हो रहा है। तो क्वेश्चन था आपके पास, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 300 न्यूटन पर कूलम, इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख रहा है डायग्राम में नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता तो ये सारे के सारे एरोस उस साइड को होते। ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स इन द फील्ड। A, B और C जो है वो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, A, B और C, 3 पॉइंट्स आर इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, बाहर नहीं है इनमें से कोई भी, इन द फील्ड। ठीक है, हैविंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स। जो आपको x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो मीटर्स में, यानी कि 4 मीटर x हो गया और 1 मीटर y हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई बात नहीं, मीटर से भी हमको ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ ये इस बात के लिए दे रखा है ताकि आपको पता लगे कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन SI यूनिट।
इसलिए मीटर दे रखा है आपको, नहीं तो आपको तो कोऑर्डिनेट वैसे ही देखना है जैसे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आप मैथ्स में देखते हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो मैं बात बता रहा हूं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेल्टा VBE कॉमा डेल्टा VBA एंड पहला आपके पास है डेल्टा VBA, सेकंड आपके पास है डेल्टा VCB एंड थर्ड इज डेल्टा VCA। इन तीनों की वैल्यू आपको बतानी है, इन तीनों की वैल्यू बतानी है। तो अब मैं समराइज कर देता हूं एक बार क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और आपको 3 कोई पॉइंट्स दे रखे हैं A, B एंड C, जिनके x और y कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। दे आर केप्ट इन फील्ड, दे आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कोई बाहर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये दे रखा है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है और आपको क्या बताना है, डेल्टा VBA, डेल्टा VCB एंड डेल्टा VCA। VBA कितना होगा, VCB कितना होगा और VCA कितना होगा, इसका आपको बताना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब आप सोचिए, सबसे पहले अब मेन बात ये होता है कि न्यूमेरिकल करने से पहले ना एक प्लानिंग होती है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, ये पता लग गया, अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मुझे, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एक वोल्टेज में से दूसरे वोल्टेज को माइनस करूंगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दूसरे को माइनस करूंगा, यानी कि वोल्टेज दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और डिस्टेंस के बारे में कुछ दे रखा है। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में लिंक करता हो, रिलेट करता हो। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है हमारे पास E = -dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, ठीक है बेटा। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, वही हमको लगाना है। अब फॉर्मूला हमें पता लग गया, ये भी है, लेकिन लगेगा कैसे ये देखना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं इसके सॉल्यूशन के अंदर। डेल्टा VBA मुझे निकालना है, ठीक है, डेल्टा VBA, ओके। अब पहले तो मैं इसका एक कंसेप्ट बताता हूं, फिर बात करेंगे कि इसको लिखा कैसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो अगर मैं मान लूं कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा, बताओ किधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर आ रहा है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा। अब मुझे बताओ कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे था तो इस पॉजिटिव चार्ज से जितनी इसके डिस्टेंस है उतनी इस पॉजिटिव चार्ज से इसके डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर है, और चार्ज भी दोनों पे सेम ही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = kq/r। मैं पहले आपको कांसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि इसको कैसे लिखेंगे। V = kq/r मेरे पास था, तो इसके अंदर Q और R चाहिए होता है पोटेंशियल निकालने के लिए। मैंने बोला A पॉइंट जो है वो इस वाले चार्ज से जितना दूर पे है उतना ही दूर B वाला पॉइंट भी इस वाले चार्ज से, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब है डिस्टेंस दोनों की बराबर है, चार्ज भी दोनों का बराबर है, तो जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही पोटेंशियल B पर भी होगा, बिकॉज चार्ज एंड डिस्टेंस इज सेम। और ये में डिस्टेंस तो दिख रहा है सेम, लेकिन चार्ज सेम मैं कैसे कह पा रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज सिमेट्रिकल ही रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल अगर दोनों पे सेम है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस VBA का आंसर आना चाहिए 0, बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है, और 0 हमारा आंसर है। ये तो था एक लॉजिक। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा लॉजिक क्या है। दूसरा लॉजिक ये है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है E = -dV/dr, ये पढ़ रखा है, ओके। अब इसके साथ अगर मैं dV लिखता हूं E/dr, तो तरीका ये होता है कि इसको, ये फॉर्मूला एक्चुअली E.dr के फॉर्म में होता है, ठीक है, E.dr। तो अब E और dr जरा चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल कितने का है। सॉल्व करेंगे E/dr cos थीटा, फॉर्मूला होता है ना A.B = AB cos थीटा। dr का मतलब होता है अगर मुझे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि ये dr हो जाएगा, दिस इज dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बताना मुझे जरा इन दोनों के बीच में कितने का एंगल आ रहा है, 90 का एंगल आ रहा है। और अगर 90 का एंगल आ रहा है तो इसका मतलब E/dr cos 90, और cos 90 होता है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0। और ये पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो A और B के बीच का है। तो बहुत सीधी सी बात है, मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है,
ये जो ए और बी पॉइंट है ना, पता है कौन से पॉइंट है? दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट हैं जो कि सेम पोटेंशियल पे। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि ए और बी पे पोटेंशियल सेम क्यों होगा, और अगर पोटेंशियल सेम है तो ये पूरी की पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई जिसपे ए और बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके इसको समझने के। दोनों का पोटेंशियल सेम था तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है कि डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर जीरो ही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब दोनों में से आप जिस भी तरीके से इसको समझना चाहें। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से। बस मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि इसका लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? डिस्टेंस, और अगर वो परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस होगा तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। दूसरा लॉजिक ये था कि इसका और इसका पोटेंशियल हमने बता दिया किस तरीके से सेम है, एंड बिकॉज़ दे आर इक्विपोटेंशियल देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल बी जीरो। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? अब लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये हुआ, मैं लिखता हूं फर्स्ट पार्ट डेल्टा VBA, इसकी बात कर रहे थे, एज distance between A and B is perpendicular to electric field. Therefore, no work will be done in moving charge from A to B, and hence delta VBA that is equals to VA minus VB is equal to 0, because VA is equal to VB, क्योंकि VA और VB आपस में बराबर हैं, इसी वजह से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये था इसका लॉजिक। मैं जानता हूँ ये बात आपको अभी 100% समझ नहीं आई होगी, इसमें कुछ अभी रह गया होगा, लगाओ कि शायद 80% 70% को समझ में आया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलूंगा चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ये क्वेश्चन अलग है, अनडाउटली ये क्वेश्चन अलग है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन में तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। अभी मैं सेकंड और थर्ड पार्ट बोलूंगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी। अब देखिए, अब मेरे पास सेकंड पार्ट क्या था कि मुझे डेल्टा VCB निकालना है। VCB का मतलब होता है ये पॉइंट है मेरे पास C, ये पॉइंट, और ये है B। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इनके बीच में 90 का एंगल है। अब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और अगर 0 डिग्री का एंगल है तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो नहीं आएगा, इस बार तो कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखना है? आपको निकालना है डेल्टा V, क्या निकालना था? VCB, डेल्टा VCB निकालना था। फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का EDR। अभी मैंने कैसे लिखा है? E डेल्टा R लिख लेता हूं उसको। फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। D की जगह मैंने डेल्टा लिख लिया, इस D की जगह डेल्टा लिख दिया, तो फिर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा V आएगा माइनस का E इंटू डेल्टा R। ये लिखा है फॉर्मूला मैंने, सेम है। डेल्टा V निकालोगे तो इस तरीके से आएगा। तो चलो जरा वैल्यू पुट करते हैं इसकी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। डिस्टेंस डेल्टा R का मतलब होता है चेंज, दोनों के बीच का गैप कितना है। ये अब कोऑर्डिनेट चेक करो, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट तो सेम है, ये रहा y कोऑर्डिनेट तो सेम है। x में कितना चेंज है, यानी कि dr की जगह डेल्टा r की जगह पता है क्या आएगा? डेल्टा r की जगह आएगा डेल्टा x, क्योंकि जो डिस्टेंस का गैप है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये लिखा है, ये 0 था ना हमारे पास, 0 लाइन, 0 के इधर है कितना? 4, और 0 के इधर कितना है? -3 लिखा है, तो 3 इधर हो गया। अब मुझे ये चीज बताओ कि B पॉइंट और C पॉइंट में कितना गैप है? ये 4 इधर था और ये 3 इधर था, तो व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? 4 + 3 इज इक्वल टू 7। नंबर लाइन में 4 अगर इधर हो और नंबर लाइन में 3 अगर इधर की ओर हो, तो 4 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तब दोनों का गैप निकलेगा ना 7। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप हुआ 7। तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 2100 वोल्ट।
डेल्टा वीसीबी, खत्म। ओवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो और इजी है, क्योंकि सेकंड पार्ट में सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। डिस्टेंस भी साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, खत्म। अब देखो डेल्टा वीसी थर्ड जो हमारे पास था वो क्या था, डेल्टा वीसीए। डेल्टा वीसीए निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखना, डेल्टा वीसीए का मतलब क्या हुआ। डेल्टा वीसीए को मैं क्या लिख सकता हूं, वीए माइनस वीसी लिख सकता हूं। बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, वीसीए का मतलब वीए माइनस वीसी। कुछ बुक्स में आपको उल्टा भी मिल सकता है, लेकिन जो हम शुरू से सीखते चले आ रहे हैं उसको ध्यान रखना कि अगर मैं वीएबी लिख रहा हूं तो इसको हम वीबी माइनस वीए लिखते हैं, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो लोग एसएल से पढ़ रहे हैं उस बात का ध्यान रखें कि वहां कहीं आपको सीधा करके देंगे, कहीं उल्टा करके देंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना आपको। ठीक है, बाद में से पहले वाला माइनस करो। तो अब वीसीए का मतलब वीए माइनस वीसी, और वीए माइनस वीसी में अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो वीए और वीबी आपस में बराबर है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना पोटेंशियल बी पे है। तो वीए क्योंकि वीबी के बराबर है तो मैं वीए की जगह वीबी लिख दे रहा हूं, और माइनस को इसको लिख दे रहा हूं वीसी। और यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज वीए इज इक्वल टू वीबी। अब देखो मुझे बताना इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब डेल्टा वीसीए वीए माइनस वीसी था तो वीबी माइनस वीसी को क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे डेल्टा वीसीबी। डेल्टा वीसीबी बन जाएगा ना, वीसी माइनस वीबी इज इक्वल टू डेल्टा वीसी। और डेल्टा वीसीबी तो निकाल रखा है पहले से हमने, माइनस का 2100 वोल्ट। तो डेल्टा वीसीए आपके पास आ गया माइनस का 2100 वोल्ट, खत्म, इट्स ओवर। सेकंड और थर्ड पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पता है क्या प्रूव हो गया इससे प्रूव क्या हुआ, बहुत बढ़िया बात, इससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो पाथ इंडिपेंडेंट था। सोचो मैंने बी से लेकर सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वीबीसी कितना है, माइनस का 200 है, 2100 है। और जब मैंने ए से लेकर सी का बीच के निकाला डेल्टा वीसी, तो भी आंसर उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं इस रास्ते से पोटेंशियल निकालूं इनके बीच का, या इस रास्ते से पोटेंशियल इनके बीच का निकालूं, आंसर सेम ही आता है। और अगर आंसर सेम आ गया तो इससे प्रूव हो गया कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट मींस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, जो कि मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उसका वेरिफिकेशन हमको यहां से मिल गया। तो अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट क्या हुआ। शॉर्टकट का मतलब समझने का तरीका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है ऐसे, जैसे ए पॉइंट यहां हो गया, बी पॉइंट यहां हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो ये पक्की बात है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलोंग होंगे या जो उल्टे होंगे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, वो निकलेगा E इंटू dx से या E इंटू dy से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, यहां तो आपने E इंटू dx लिखा था, E इंटू dy वाला केस कौन सा होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो फिलहाल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ऐसे जो पॉइंट होंगे ना परपेंडिकुलर, उससे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो ऐसे पॉइंट पर होंगे ना पोटेंशियल, ऐसे पॉइंट पर ए और बी लिखा है उस पर हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ ए बी लिखा हो, बी सी लिखा हो, मैटर नहीं करता, इस लाइन पर जो भी होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा आपस में, जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे उस पे जीरो नहीं होगा। अब चले यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्स पे और पॉइंट्स लिए, और पॉइंट्स आपने इस तरीके से लिए थे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका एक दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और वहां चेक करना कि किन किन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और किन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। सिर्फ आपको ये सोचना है। फिर मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, और आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, मैं आपको दूंगा भी, तो आपको और क्वेश्चन जब ट्राई करने को मिलेंगे तो फिर आप इसके कंसेप्ट सीखे जाएंगे। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ऐसा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर y एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, और मैंने पॉइंट मान लिए ए सी और बी, ये तीन पॉइंट मान लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक था मेरे पास डेल्टा VAC, एक था डेल्टा VCB और एक था डेल्टा VAB। इन तीनों में से किसका आंसर जीरो आएगा बिना सॉल्व करे? अब मैं कैसे बता सकता हूं कि किसका आंसर जीरो आएगा इनमें से? तो मैं लाइन मिला के देख लेता हूं, आप सीधे सीधे लाइन मिला के देख लो। ये ऐसे क्या पता लगता है, जो AC वाली लाइन है
वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है और एसी वाला लाइन परपेंडिकुलर है, तो जितना पोटेंशियल ए पर आएगा उतना ही पोटेंशियल सी पर आएगा, VA इक्वल टू BC होगा और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। लेकिन C और B का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में आप उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो E इंटू dy से निकलेगा, यानी कि इस बार डेल्टा VCB जो होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा y। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस y एक्सिस पे मेजर होना है, x पे नहीं मेजर होना। और फिर जो भी इसकी पोजीशन हो, जो भी इसकी पोजीशन हो, दोनों को माइनस कर दी, यानी इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस हो, जैसे इसमें आपने x से x माइनस किया, क्योंकि y से y तो 0 आना था, वैसे भी x से x माइनस करेंगे अगर x पे आप ले रहे हैं, तो इसमें VBC जो आपके पास है इसका आंसर 0 नहीं आएगा। AB का आंसर भी वही आएगा जो BC का आंसर आएगा। ठीक है बेटा, जितना आपके पास यहां से लेकर यहां तक का, जैसे बात की थी ना हमने यहाँ पे कि जितना आंसर B से लेकर C तक आया था उतना ही आंसर A से लेकर C तक आया था, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो डायग्राम को आपको हर ओरिएंटेशन में देखना पड़ेगा, x पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा, y पे होगा तो क्या होगा, z पे होगा तो क्या होगा, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो इसका अब तरीका क्या हो गया कि आप जितने ज्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसकी थ्योरी पता लगती जाएगी और इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाएगी। ठीक बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में से एक होता है। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले वो करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, तो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं, बल्कि मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं आपको, सीधा उसको रिलेट करके देखिए। आप एक स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, स्क्वायर, ओके, ABCD, ओके, बल्कि आपको B यहाँ पे दे रखा है और D यहाँ पे दे रखा है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बस जैसा आपको डायग्राम दे रखा है मैं वैसा बना रहा हूँ। और यहाँ पर आपके पास है प्लस Q चार्ज, here we have minus Q charge, then we have plus Q charge here and minus Q charge here, yes, ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। and the separation between them is small d, स्क्वायर है और उसके एक साइड आपको D दे रखी है। अब B ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये चारों D, ठीक है। डायगोनल की अगर आप लेंथ निकालेंगे तो कितनी आएगी, स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड रूट 2, यानी कि रूट 2d लिख सकता हूं इसको मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2d, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है, ये पता है आपको कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज द अंडर रूट 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड स्मॉल d एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट पार्ट, find the work required to put together this arrangement, work required to put together this arrangement, यानी कि इन सबको बांधने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क इसको कलेक्ट करने के लिए लगता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट होती है, ठीक है। एंड सेकंड लिखा था a charge Q naught is brought in at the center E of the square, the 4 charges being held fixed at the corners, how much extra work is needed to do this। तो चलो सेकंड पार्ट की हम बारे में बात करेंगे। पहले ये बात थी कि ये अरेंजमेंट था, इन सबको इकट्ठा बांधने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मेन बात ये कि इकट्ठा बांधने का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करना चाहता है। मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट है कि सारे चार्ज भाग सकते हैं इधर उधर। इनको एक साथ बांधने के लिए जो चाहिए वो होती है एनर्जी, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका वर्क डन होगा। तो अब वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो उसका बेसिक फार्मूला क्या था, द बेसिक फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि जिन भी दो चार्जेस के, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है पेयर्स में, और मैंने आपको जो लास्ट एक्सप्रेशन करवाया था उसमें मैंने पेयर्स की बात करी थी, पेयर्स ऑफ चार्जेस। तो पेयर्स का मतलब है कि आपको दो चार्ज चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अब ढंग से देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूं कि टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कैसे कैसे आएगी, उसको मैं लिखता हूं। ये देखो पेयर कितने बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है पेयर कितने बन रहे हैं। 3 लाइन के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको पेयर सही सिलेक्ट करने हैं।
पेयर था मेरे पास, एक तो पेयर है ए से बी, तो यू ए बी, दो चार्जेस का एक पेयर, फिर एक पेयर ये हो गया यू बी सी, प्लस फिर एक पेयर ये हो गया यू सी डी, प्लस एक पेयर डी ए हो गया यू डी ए। चार तो ये हो गए, दो और भी हैं, ये दोनों भी आपस में पेयर हो गए डायगोनली, और एक पेयर ये बन गया। डायगोनली भी आपके पास दो पेयर बनते हैं, तो क्या लिखेंगे यू, लिखता हूं यहां पे प्लस यू ए सी प्लस यू बी डी। इन टोटल वी हैव 6 पेयर्स, तो 6 के 6 की बात करनी पड़ेगी। और अब देखो सॉल्व करना कितना आसान काम है। सॉल्व करना इतना आसान काम है कि इन 6 में से जो शुरू के 4 दिख रहे हैं ना आपको, इन चारों की वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, और नीचे के जो दो हैं इन दोनों की आपस में वैल्यू सेम आएगी। तो मैं सबको अलग अलग सॉल्व ना करके सिमिलर करके इसको कर सकता हूं। जैसे आप देखिए यू ए बी जो है, यू ए बी को आप सॉल्व करके मैं यही दिखाता हूं कि यू ए बी कितना आने वाला है। यू ए बी के Q1 का मतलब फर्स्ट, और ध्यान रखना सिर्फ चार्ज का, आपको यहाँ पे चार्ज जो आप लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। जब भी कोई चीज स्केलर क्वांटिटी होती है ना तो साइन हमेशा साथ में लेते हैं, और जो वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो डायरेक्शन तो आपको कोई इंडिकेट करनी नहीं है। इसका चार्ज था Q और इसका चार्ज था माइनस का Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन D। पता लग रहा है? प्लस का Q माइनस का Q मिलके माइनस का Q स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन D। दिस इज UAB। अब जरा चेक करो कि जितना UAB है क्या उतना ही हमारे पास UBC भी आता है। वो आएगा कितना, K माइनस Q इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन R अपॉन D। तो U इंटू माइनस Q, सॉरी K इंटू माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन D। तो आंसर तो वही निकल के आएगा। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक प्लस का एक माइनस का वही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो भी एक प्लस और एक माइनस का वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिख लेता हूं इसको 4UAB, यानी कि ये भी UAB, ये भी UAB, ये भी UAB और ये भी UAB, सारे बराबर हो गए। प्लस UAC और UBD को जरा चेक कर लेते हैं। UA A से लेकर C तक अगर आपको निकालना हो तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, मैं निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे UAC कितना आएगा, K, इसका चार्ज प्लस Q, दूसरे का चार्ज प्लस Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2D ही आएगा, √2D। तो ये UAC का आंसर आता है KQQ अपॉन √2D। अब अगर मैं UBD निकालता हूं तो वो भी तो इतना ही आएगा। कैसे, वो आएगा K माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन √2D। तो माइनस Q इंटू माइनस Q मिलके प्लस Q स्क्वायर ही तो हो जाएंगे, और ये भी तो प्लस Q स्क्वायर ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि UAC और UBD आपस में बराबर होगा, तो मैं इसको 2UAC लिख दूंगा। ये शॉर्टकट है इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का, और आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बिकॉज UAB इज इक्वल टू UBC इज इक्वल टू UCD इज इक्वल टू UDA। ठीक है, और दूसरी चीज UABAC इज इक्वल टू UBD, ये भी दोनों आपस में बराबर थे। तो बस आपने ये कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप चारों की इन सब की वैल्यू पुट करें और तब सॉल्व करें, या दूसरा तरीका ये है कि जो सिमिलर है उसको मैं सीधा 4 टाइम्स और 2 टाइम्स कर देता हूं। तो अब मेरे पास इसकी वैल्यू पुट करनी है। UAB की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D प्लस 2। UAC की वैल्यू कितनी थी, ये लिखिए KQ इंटू Q स्क्वायर अपॉन √2D। अब तरीका क्या होता है, हमेशा कॉमन लेके सॉल्व करना होता है। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन D कॉमन आ रहा है, तो KQ स्क्वायर अपॉन D अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 2 अपॉन √2। पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाता है फिर नेगेटिव वाला लिखा जाता है, माइनस का 4। या आप ये कर सकते हो कि अगर माइनस कॉमन ले लो तो 4 को पहले लिखना पड़ेगा। अब 2 अपॉन √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो मेरे पास फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूं तो माइनस का 4KQ स्क्वायर अपॉन D, माइनस 4KQ स्क्वायर अपॉन, बल्कि 4 नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस बाहर आ गया, तो KQ स्क्वायर अपॉन D, इसमें से आता है आपके पास 4 और इसमें से बचता है आपके पास माइनस का √2। 2 अपॉन √2 इज √2 ओनली। दिस इज द फाइनल आंसर। और आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा जूल में। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन वो जूल में ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके, शायद आपको ये बहुत सारी बुक्स के अंदर मिल जाएगा, और जिससे कहते हैं बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट सिखाता है आपको। इसमें न्यूमेरिकल ये बहुत स्ट्रांग नहीं है कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त
टिपिकल वैल्यू दे रखी हो। ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो और भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आपको पता लगेगा। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आपको मैंने वैरायटी बताई है डिफरेंट, उनका आप जरूर ध्यान रखें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के एंड में, वहां हायर ऑर्डर क्वेश्चन भी करेंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पर्टिकुलर हो जाएंगे, उतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊं, डिपेंड करता है कि और कौन कौन सी वैरायटी में कराना चाहूंगा। तो दो में से कोई एक काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या तो हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर हम नया सेगमेंट चालू करेंगे इस चैप्टर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसके लिए चैप्टर स्पेशली जाना जाता है, वो है कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, एक नया सेगमेंट हुआ, तो उसको हम शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। और कुछ लोग जो थोड़ा पीछे छूट गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए अभी तक, बहुत एक दो वीडियो पीछे चल रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जब आपको सैटरडे संडे का टाइम मिलता है तो वहां पर आप थोड़ा टाइम यूटिलाइज करिए और थोड़ा सा साथ साथ आइए। ठीक है ना, तब चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ठीक है बेटा, सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।